इस फिल्म की शुरुआत जियोस की नरेशन से होती है, जो कि कह रहे थे कि पृथ्वी पर पहले देवताओं और राक्षसों का राज हुआ करता था, लेकिन मेरा बेटा परसियस जो कि आधा इंसान और आधा देवता था, उसने क्रैकन को मारकर इंसानियत की रक्षा की। इसलिए मैंने परसियस को अपने साथ मिलकर राज करने का मौका दिया, लेकिन उसने एक आम इंसान की तरह जीवन जीने का फैसला किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी की मौत के वक्त भी उसने मुझसे या बाकी देवताओं से कोई मदद नहीं मांगी। लेकिन अब हम देवताओं का समय पूरा हो रहा है, इसीलिए मेरा बेटा परसियस अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके बाद हमें परसियस को दिखाया जाता है जो कि एक मछुआरा है और उसका भी एक बेटा है। वो अपने बेटे को कोई योद्धा नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी तरह एक मछुआरा बनाना चाहता है। खैर इसके बाद में रात में जियूस परसियस से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे बताते हैं कि इंसानों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दी, जिस वजह से देवताओं की शक्तियां कम हो रही हैं, और ऐसा होने के चलते हम देवताओं ने जो चीजें बनाई थी वो सब भी खत्म हो रही हैं। और तभी यहाँ पर एक हल्का सा भूकंप आता है। ये देखकर परसियस समझ जाता है कि टोटरस की दीवारें कमजोर हो रही हैं। जियूस कहता है कि हाँ, अगर टोटरस की दीवारें एक बार गिर गई तो वहाँ के सारे राक्षस बाहर आ जाएंगे, और कुछ तो बाहर आ भी चुके हैं, और अगर इसी तरह से देवताओं की शक्तियां कम होती रही तो वो मरने लगेंगे। ऐसा हुआ तो मेरे पिता क्रोनोस बाहर आकर पूरी दुनिया का अंत कर देंगे। इसलिए जियूस परसियस से कहता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम आखिरी देवता हो और तुम बाकी देवताओं के साथ मिलकर इस परेशानी का कोई हल निकाल सकते हो। लेकिन परसियस कहता है कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर जियूस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पोसाइडन, जियूस और जियूस का बेटा एरीज, ये तीनों पाताल नगरी हेडिस से मिलने के लिए जाते हैं, और ये कहते हैं कि हम टोटरस की दीवारें दोबारा से बनाना चाहते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं ताकि वहाँ से कोई भी बाहर न निकले। लेकिन हेडिस उनकी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन हेडिस, जिसे जियूस ने स्वर्ग से निकालकर पाताल में भेज दिया था, वो इन पर आक्रमण कर देता है, जिसमें पोसाइडन घायल हो जाता है, जबकि एरिस अपने ही पिता जियूस पर हमला कर देता है। वो उन्हें कैद कर लेता है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि ये एडिस के साथ मिला हुआ है, और वही टार्टरस की ओर कमजोर होने की वजह से उसमें से बहुत सारे राक्षस बाहर निकलकर तबाही मचाने लगे थे। और इन सब में से एक राक्षस था जिसके दो मुंह थे। वो अपने मुंह से आग निकालकर परसियस के गांव को तबाह करने लगता है। लेकिन यहाँ परसियस पहुंच जाता है। वो बड़ी ही हिम्मत के साथ उसका सामना करता है और उस राक्षस को मार देता है। लेकिन इस लड़ाई में वो काफी घायल हुआ था। इसके बाद वो अपनी गांव की एक औरत से अपना इलाज कराता है। वो औरत उसे कहती है कि तुम आदि देवता हो, तुम्हें ये सब रोकना चाहिए। लेकिन परसियस उस औरत से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं अपने बेटे को तलवार उठाने नहीं दूंगा। वो औरत कहती है कि ये सारी बातें उस स्थिति में काम आती हैं जब हालात सामान्य हों, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। इसलिए परसियस अपने बेटे को साथ लेकर जियूस के मंदिर में उनसे बात करने के लिए जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, और काफी प्रार्थना करने के बाद भी जियूस वहाँ पर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर पोसाइडन पहुंच जाता है। पोसाइडन यहाँ पर काफी घायल थे। वो यहाँ पर परसियस को बताते हैं कि तुम्हारे फादर जियूस को हेडिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। परसियस उनसे कहता है लेकिन मैं पूरी तरह से देवता नहीं हूँ। पोसाइडन कहता है कि तुम जाकर मेरे बेटे एग्नोर से मिलो, क्योंकि वो भी आधा देवता है। वो रानी एंड्रोमेडा के पास कैद है, तुम उसकी मदद से हेफाइसिस के पास जाओ। दरअसल हेफाइसिस वही था जिसने टार्टरस का नक्शा बनाया था। इसके बाद पोसाइडन परसियस को अपना त्रिशूल देते हुए कहते हैं कि अगर मेरा बेटा एग्नोर इसके लायक हो तो ये उसे दे देना। जिसके बाद पोसाइडन की जान चली जाती है। इसके बाद परसियस अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर रानी एंड्रोमेडा के पास चला जाता है। लेकिन वही एंड्रोमेडा के सैनिक उसे हवा में उड़ता देखकर उसे दुश्मन समझकर उस पर तीर चलाने वाले ही होते हैं कि तभी यहाँ रानी एंड्रोमेडा आकर उन्हें रोकती है। और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये परसियस है तो सभी सैनिक उसके सामने झुक जाते हैं। इसके बाद परसियस एंड्रोमेडा के साथ एग्नोर से मिलता है, जिसके बाद परसियस उसे बताता है कि मैं जियूस का बेटा हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह आधा इंसान और आधा देवता हूँ। साथ ही परसियस उसे बताता है कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं, जिस पर वो कहता है कि देवता कभी नहीं मरते। लेकिन परसियस उसे याद दिलाता है कि अब देवता भी मरने लगे हैं। एग्नोर उसे कहता है कि अगर रानी एंड्रोमेडा मेरे शहर के बजट जितना सोना मुझे देने का वादा करे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और इसलिए रानी एंड्रोमेडा उसे सोना देने का वादा करती है। इसके बाद ये दोनों रानी एंड्रोमेडा और उसके कुछ सैनिक उस टापू पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ की हिफेस्टस रहा करता था। रास्ते में एंड्रोमेडा परसियस से सवाल करती है कि हेफेस्टियस कौन है, जिस पर परसियस कहता है कि ये भी एक देवता है और इन्होंने ही जियूस, पोसाइडन और हेडिस का अस्त्र बनाया था। और अगर इन तीनों अस्त्रों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र बनेगा जिससे क्रोनोस को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ एग्नोर, जिसे उसके पिता ने अपना त्रिशूल दे दिया था, उस त्रिशूल की मदद से वो सभी को हेफेस्टियस के टापू पर ले आता है। लेकिन इस टापू पर बहुत सारे जाल बिछे होते हैं, जिसमें से एक में एग्नोर फंस जाता है। जिसके बाद कोई उस जाल को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखकर परसियस उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा सा साइक्लोप्स उसके सामने आ जाता है। इसलिए अब एंड्रोमेडा के सैनिक उस पर तीरों से वार करने लगते हैं, लेकिन इनका उस पर कोई भी असर नहीं होता। लेकिन परसियस किसी तरह से उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर और भी साइक्लोप्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर परसियस पोसाइडन का वो त्रिशूल निकाल लेता है। उसके हाथ में त्रिशूल देखकर सभी साइक्लोप्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जिसके बाद ये एग्नोर सहित उन सभी को हेफेस्टियस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर हेफेस्टियस को ये पता लगता है कि पोसाइडन मर चुका है और जियूस हेडिस की कैद में है, तो वो कहते हैं कि दुनिया का अंत करीब आ गया है। जिस पर परसियस उससे कहता है कि तुमने इतने ताकतवर हथियार बनाए हैं और अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक मामूली इंसान बन चुका हूँ। जिस पर एंड्रोमेडा उससे कहती है कि आप एक इंसान होकर भी हमारी मदद कर सकते हैं। हेफेस्टियस को एंड्रोमेडा की आंखें अपनी वाइफ की जैसी लगती हैं और अब इसीलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हेडिस ने जियूस को पाताल में कैद किया है तो जरूर उसने जियूस को टार्टरस के बीचों बीच कैद किया होगा, जहाँ पर कि क्रोनोस उसकी शक्तियों को चूस रहा होगा। लेकिन वो
कहते हैं कि मैंने टार्टस में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी बनाया था जिसके जरिए हम ज़्यूस तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि सच में टार्टस की दीवारों के बीचों बीच था, और वहीं दूसरी तरफ अब ये सब भी टार्टस की दीवारों तक पहुंच चुके थे। और तभी वहाँ पर अचानक से एरिस आकर इन पर हमला कर देता है जो कि एंड्रोमेडा के साथियों को मार देता है। साथ ही साथ वो पर्सियस पर भी भारी पड़ रहा था, लेकिन इतने में ही हेफेस्टियस उस खुफिया दरवाजे को खोल देते हैं जिससे होकर ये सभी लोग ज़्यूस तक जाने वाले थे। इसके बाद इस दरवाजे से होकर एग्नोर, पर्सियस और एंड्रोमेडा अंदर चले जाते हैं, लेकिन एरिस हेफेस्टियस को आखिर में अपना शिकार बना लेता है। अब अंदर पहुंचकर ये तीनों एक नक्शे की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं, और वहीं अंदर आने पर टार्टस की दीवारें थोड़ी थोड़ी देर में ही अपनी जगह बदल रही होती हैं। इसलिए सभी लोग बड़ी सावधानी के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक छोटी सी गलती इनकी जान ले सकती थी। दूसरी तरफ ज्यूस हेडिस से सवाल करते हैं कि मैंने तुम्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन क्या तुम फिर भी मुझे माफ कर सकते हो? ज्यूस कहता है कि तुमने तो मुझे इस तरह से आग की जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। ये बात सुनकर हेडिस भी ज्यूस के लिए थोड़ा नर्म हो जाता है, लेकिन वहीं एरिस इन दोनों को इस तरह से बातें करता देखकर वो हेडिस पर टूट पड़ता है। जिसके बाद वो ज्यूस के हथियार से हेडिस को मारने ही वाला होता है कि ज्यूस अपने उस अस्त्र को अपनी शक्तियों से रोक देते हैं, जिस वजह से वो हेडिस को मार नहीं पाता। और अब हेडिस को संभलने का मौका मिल जाता है, वो उठकर एरिस से लड़ने लगते हैं, जिससे ये दोनों यहाँ पर बनी एक ज्वालामुखी की तरफ गिरने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर पर्सियस भी पहुंच जाता है और वो ज्यूस को आजाद कराता है, लेकिन तब तक क्रोनोस ने ज्यूस की काफी सारी शक्तियां चूस ली थी, जिस वजह से ज्यूस काफी बूढ़े हो गए थे। खैर पर्सियस ज्यूस को यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसके सामने फिर से एरिस आ जाता है, जिसके पीछे से हेडिस भी आकर उसे ज्यूस को कुछ भी करने से रोकता है। इसके बाद इन दोनों में वापस से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इतने में ही पर्सियस ज्यूस को लेकर बाहर जा ही रहा होता है। इतने में ही एरिस पोसाइडन के त्रिशूल से ज्यूस पर वार करता है, जिससे ज्यूस काफी घायल हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि एरिस कुछ और कर पाता, ज्यूस पर्सियस से हेडिस का वो अस्त्र लेकर उसे पोसाइडन के त्रिशूल से जोड़ देते हैं, जिससे तेज रोशनी के साथ लोग वहां से गायब होकर रानी एंड्रोमेडा के राज्य में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन ज्यूस काफी कमजोर हो चुके थे, जो कि पर्सियस से उन तीनों हथियारों को जोड़कर क्रोनोस से लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन पर्सियस के पास सिर्फ 2 ही अस्त्र थे, क्योंकि ज्यूस का अस्त्र एरिस के पास था। इसलिए वो टेलीपोर्ट पावर का इस्तेमाल करके अपने भाई एरिस को लड़ाई की चुनौती देता है, और इसीलिए एरिस पर्सियस की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उसके पास पर्सियस का बेटा होता है, जिस पर पर्सियस उससे विनती करता है कि प्लीज मेरे बेटे को इस लड़ाई से दूर रखो। एरिस कहता है कि मैं इससे कुछ नहीं करूंगा, बल्कि इसके सामने इसके बाप को यानी कि तुम्हें मारूंगा। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। दूसरी तरफ क्रोनोस टार्टस की दीवारों से आजाद हो चुका था, और बहुत सारे राक्षस बाहर पृथ्वी पर आ चुके थे। वो बाहर आकर काफी आतंक मचा रहे थे, और रानी एंड्रोमेडा और उसके सैनिक इन राक्षसों का सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ ज्यूस को देखते हैं जो कि अधमरी हालत में थे। तभी उनके पास हेडिस आकर उनके कान में कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ऐसा कहकर वो उनके हाथ को पकड़ता है, जिससे ज्यूस की शक्तियां वापस लौट आती हैं और वो जवान हो चुके थे। अब ये दोनों भी बाहर आकर उन राक्षसों का सामना करने लगते हैं। बाहर क्रोनोस ने चारों तरफ तबाही मचा रखी होती है, और ये उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये खत्म हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ चल रही पर्सियस और एरिस की लड़ाई में पर्सियस एरिस को मार देता है, और फिर वो तीनों अस्त्रों को मिलाकर एक महाअस्त्र बना लेता है। अब वो अपने उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर क्रोनोस की तरफ जाने लगता है। क्रोनोस पर्सियस को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पर्सियस किसी तरह से उसके मुंह के अंदर चला जाता है और उस अस्त्र को उसके शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे कि एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है, जिससे क्रोनोस मारा जाता है और पर्सियस उसके अंदर से सही सलामत बाहर आ जाता है। अब बाहर आने पर पर्सियस से हेडिस मिलते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अब उनके पास बहुत ही कम समय बचा है। दरअसल उनकी सारी शक्तियाँ क्रोनोस ने खींच ली थी, और वो थोड़ी बहुत शक्तियाँ उन्हें हेडिस ने दी थी, जिनका असर अब खत्म होने लगा था, यानी अब ज्यूस कभी भी मर सकते थे। इसलिए पर्सियस तुरंत अपने पिता से मिलता है, जहाँ पर उनसे कहता है कि हेडिस आपकी मदद कर सकता है। ज्यूस कहते हैं कि वो पहले ही कर चुका है, और अब देवताओं का राज खत्म हुआ, अब किसी की कोई कुर्बानी नहीं होगी। ज्यूस अपने बेटे को बोलते हैं कि शुक्रिया मेरे बेटे, और इसके बाद वो मिट्टी बनकर उड़ जाते हैं। इसके बाद हेडिस पर्सियस से बोलता है कि मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं, क्या पता मैं उनकी बिना ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद पर्सियस रानी एंड्रोमेडा के पास जाता है। दरअसल रानी एंड्रोमेडा पर्सियस से प्यार करती है, पर्सियस भी उससे प्यार करता है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। अब आखिर में पर्सियस का बेटा पर्सियस से कहता है कि चलो पापा घर चलते हैं, हमें बहुत सारी मछलियां पकड़नी है। लेकिन पर्सियस उससे कहता है कि बेटा अब हम घर नहीं जा सकते, और वो उसे तलवार देता है। पर्सियस का बेटा जब उस तलवार को पकड़ता है तो वो बहुत भारी होती है। उसका बेटा कहता है कि पापा ये बहुत भारी है। पर्सियस कहता है कि तुम हीलियस हो, पर्सियस के बेटे और महान ज्यूस के पोते, क्या तुम इसका वजन संभाल पाओगे? हीलियस उस तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है कि हाँ, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।